Hello, Namaskar, Jai Hind, Merry Christmas to all my dear students and I welcome you all on online benchers. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन बेंचर्स के इस इम्पोर्टेंट सेशन में और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप इसी तरीके से हमारे सभी YouTube सेशंस के साथ जुड़े रहिए और ये जो कॉन्टिन्यूटी आपकी अगर ये बनी रही तो मैं बिल्कुल इस बात का दावा करता हूं कि आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जवानों, हो जाओ तैयार और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ आज के सेशन में जुड़ रहे हैं तो बेटा आप लोग प्लीज़ हमारे ऑनलाइन बेंचेस के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं इस यूट्यूब सेशंस के अंदर वो आप PDF के फॉर्म में इन चैनल से डाउनलोड कर सको। चलिए अब आज का सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला सवाल ये है आज का कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक है, ये सवाल पूछा गया आपसे। 20वां रैंक है, 30वां रैंक है, 40वां रैंक है या फिर 50वां रैंक है। 20, 30, 40, 50 ये बताना है आपको कि इंडिया की रैंकिंग क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में, ये सवाल पूछा गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इंडिया के रैंकिंग की बात करें यहाँ पे तो इंडिया का रैंक क्या है, इसमें 48 है, ये ध्यान रखना है। आउट ऑफ 53 कंट्री इंडिया 40वें स्थान पर है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, ठीक है ना। और ये जो डेटा है रिलीज की जाती है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और इस ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रैंकिंग में सबसे टॉप पे यूएस है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है और 5वें नंबर पे क्या है, स्वीडन है। आपको बताऊं कि 2019 में इंडिया का पोजीशन 36 था और इस बार 2020 में हमारी पोजीशन 48 है आउट ऑफ 53 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारी है ये किन सिटीज को कनेक्ट करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है। ए इज दिल्ली, बी इज कैलकाटा, सी इज मुंबई एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है या जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये एक हाईली एम्बिशियस प्रोग्राम थी जिसको कि 2002 में स्टार्ट किया गया और इस प्रोग्राम NHDP फेज 1 के अंतर्गत, और ये जो प्रोग्राम है वो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो कनेक्ट करती है किस चीज को, तो कोलकाता, इसके बाद ध्यान रखना है आपको दिल्ली, फिर आपका क्या है मुंबई और फिर आपकी क्या है चेन्नई। तो दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, मुंबई भी है, चेन्नई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है NH19 है, यहाँ पे ध्यान रखना है 48 है, यहाँ भी हमारी NH48 है और यहाँ पे हमारी NH16 है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, इसको ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन इज 7, बी इज 5, सी इज 6 एंड डी इज 12। आपको बताना है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, ये सवाल पूछा गया। बहुत आसान सवाल है और मुझे पता है कि इसका आंसर सब लोगों को मालूम होगा। अब देखो ये जो फाइनेंस कमीशन है हमारी ये मेंशन की गई है कहाँ पर, तो आर्टिकल 280 में। और आपको ध्यान रखना है ये एक 5 मेंबर कमेटी है, ये एक 5 सदस्यीय क्या है समिति है और ये किसमें है 280 में, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा जीवाणु से उत्पन्न होने वाला या जीवाणु के कारण होता है। ए ऑप्शन इज हेपेटाइटिस, बी ऑप्शन इज राउंड वॉर्म, सी ऑप्शन इज एड्स एंड डी ऑप्शन इज टाइफस फीवर या उसको टाइफॉइड भी कह सकते हो। इसमें से कौन सा जीवाणु से उत्पन्न होता है या इसमें से कौन बैक्टीरिया से होने वाली कम्युनिकेबल यानी कि संक्रमित रोग है, ये सवाल पूछा गया है। अब एक चीज को देखो ध्यान से, जो एड्स है आपको पता है कि ये वायरस से होता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस भी जो है ये किससे होता है, वायरस से होता है।
जो राउंड वॉर्म है ये वॉर्म से होती है, ये वॉर्म्स डिजीजेज हैं। तो बच गया क्या? टाइफाइड। ये किससे होती है? टाइफॉइड जो है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी से, सैल्मोनेला टाइफी से, इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है, डांडिया डांस जो है फॉर्म जो है ये किस राज्य से संबंधित है? डांडिया डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए इज गुजरात, बी इज मणिपुर, सी इज उत्तराखंड एंड डी इज हरियाणा। आपको बताना है कि जो डांडिया नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा। गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा, ये पूछा गया है आपसे। तो आप ध्यान रखना, अगर हम डांडिया डांस की बात करते हैं तो डांडिया कहां से हो जाएगा? तो आप बताओगे गुजरात से। कहां से हो जाएगा? गुजरात से। इसको बहुत अच्छा ध्यान रखना। और ये जो है नवरात्रि के समय में सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है, जिसमें 2 वुडन स्टिक्स होती हैं जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और उसको 2 लोग मिलकर के क्या है खेलते हैं। आपको पता होगा डांडिया नृत्य के बारे में, खासकर लड़कियों का एक बहुत बड़ा शौक होता है इसको प्ले करने का, इसको खेलने का, डांडिया नृत्य को, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल हम लोगों का ये है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप? वर्षा बूंदों के गोलाकार आकार का क्या कारण होता है? वाई द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल? ए इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर, जल श्यानता के कारण, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण, कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन सतत वाष्पीकरण के कारण, या फिर वायु घर्षण एयर फ्रिक्शन के कारण। ये बताना है आपको कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो आप क्या बताओगे? इसका बहुत सवाल सिंपल आंसर है सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण से। और जो सरफेस टेंशन होती है वो 2 चीजों को आपस में क्या करती है? स्टिक करती है, जोड़ती है। और सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसके थ्रू वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहती है। तो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं, जो आप कह सकते हो आपका जो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं, इन सब का जो शेप होता है वो किससे बनता है? सरफेस टेंशन और स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है ना। और सरफेस टेंशन जो है इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर, ये मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। In order to control high rate of inflation, which steps should RBI take? उच्च दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम उठाना चाहिए? इंक्रीज द सीआरआर और एसएलआर, डिक्रीज सीआरआर और एसएलआर, इंक्रीज द रेपो रेट, या प्रिंट मोर मनी एंड सर्कुलेट इट। मतलब सीआरआर या एसएलआर को में वृद्धि कर दो, सीआरआर या एसएलआर में कमी कर दो, रेपो रेट में वृद्धि कर दो, या अधिक धन मुद्रित करना और इसे परिचालित करना। यह पूछा गया है कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम लेना चाहिए, कौन से स्टेप लेने की आवश्यकता है। अब देखो, जब भी इन्फ्लेशन होती है तो फ्लो ऑफ कैश ज्यादा होता है, कैश फ्लो ज्यादा होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। और ऐसे केस में आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है तो जितने भी उसके की रेट्स हैं, जैसे आपका बैंक रेट है, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन सबको वो क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, जिससे कि बैंक के पास कैश फ्लो कम हो जाए और उससे मार्केट में जो फ्लो ऑफ कैश है वो डिक्रीज हो जाए। वैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द इमीडिएट स्टेप टेकन बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो वहां पे सीधा आंसर क्या हो जाता? इंक्रीज ऑफ रेपो रेट। बट यहां पे चूंकि सीआरआर और एसएलआर भी ऑप्शन में है तो हम लोग यहां पे ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। A will be the correct answer for it. इसको ध्यान रखना है। Which state spotted the first rank in terms of total medals won in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020? किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जीती गए कुल पदकों के मामलों में पहला रैंक प्राप्त किया है? यानी कि इन चारों में से आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो सबसे टॉप रैंकिंग पे थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में। इज इट ए हरियाणा, इज इट बी महाराष्ट्र, इज इट सी झारखंड, और इज इट डी पंजाब? प्लीज गो फॉर द आंसर। कौन से स्टेट सबसे फर्स्ट रैंक पे थी इस पर्टिकुलर टोटल मेडल टैली में? टोटल मेडल टैली की अगर हम बात करें तो किस स्टेट का रैंकिंग सबसे ऊपर था, ये पूछा गया है। तो अब देखो, अगर हम टोटल मेडल टैली की बात करें
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र के पास 256 मेडल्स थी, हरियाणा के पास 200 मेडल्स थी, दिल्ली के पास 122 मेडल्स था। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 है, इसमें जो टॉप 3 टीम थी, ठीक है ना, 19 में, वो कौन कौन सी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, और यहाँ पे क्या हो गया, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। बस हरियाणा और महाराष्ट्र ने अपने प्लेस को इंटरचेंज किया गया है 19 से 20 के अंतर में। विच इजिप्शियन पॉलिटिकल लीडर पास्ड अवे इन फरवरी 2020, फरवरी 2020 में मिस्र के किस राजनीतिक नेता का निधन हो गया। ए इज ओमर अल बशीर, बी इज पॉल कैगमे, सी इज होशनी मुबारक, या डी ऑप्शन इज यहया जमी में, या यहया जमी। आपको बताना है कि इसमें से किस इजिप्शियन लीडर का क्या हुआ है, हाल ही में डेथ हुआ है, ये बताना है आपको। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज होशनी मुबारक, ठीक है ना। ये एक मिलिट्री लीडर थे जिनका निधन हुआ है फरवरी 2020 में, और ये मिस्र के चौथे राष्ट्रपति थे 81 से लेकर के 2011 तक, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फ्रॉम 1981 टू 2011, और इन्होंने ये जो प्रेसिडेंसी है इजिप्ट की, वो किसके मरने के बाद, तो बताओ कि अनवर सदात के एसेसिनेशन के बाद 1981 में लिया था, ठीक है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और 2011 में इजिप्ट में एक क्रांति फैली थी, उसी क्रांति के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। Who had constructed the विजय स्तंभ एट चित्तौर, चित्तौर में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन इज राणा राज सिंह, बी ऑप्शन इज मान सिंह, सी ऑप्शन इज राणा प्रताप, एंड डी ऑप्शन इज राणा कुंभा। पूछा यह गया है कि इस चित्तौर में जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था, राणा राज सिंह, मान सिंह, राणा प्रताप या राणा कुंभा, ये बताओ। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर, इट विल बी डी ऑप्शन, दैट इज राणा कुंभा। और आपको ध्यान रखना है, ये जो विजय स्तंभ है ये एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट है, और ये डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को, और ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, साइट भी है। हु रोट द बुक ऑल अबाउट वुमेन, ऑल अबाउट वुमेन किताब किसने लिखी है। इज इट ए सरोजनी नायडू, इज इट बी इंदिरा गांधी, इज इट सी एंड्रू एम ग्रीली, और इज इट डी के एम मेहता। ये जवाब देना है आपको। ऑल अबाउट वुमेन ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो फॉर इट। फटाफट आंसर करो आप लोग। ऑल अबाउट वुमेन, इस बुक को किसने लिखा है। और आप लोग प्लीज बिल्कुल एनर्जाइज रहिए सेशन के अंदर, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो साथ साथ बच्चों आप इस सेशन को शेयर भी करते रहिए, और साथ साथ आप इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है ना। तो एंड्रयू एम ग्रीले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एंड्रयू एम ग्रीले। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इस बुक को पब्लिश किया गया था 2 फरवरी 2011 को। आयरन हैज हाउ मेनी स्टेबल आइसोटोप्स, लोहे में कितने स्थिर समस्थानिका होते हैं। स्टेबल आइसोटोप कितने होते हैं आयरन में, 2 4 6 9, 2 4 6 9, ये बताना है आपको कितने स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। 2 4 6 9, कम ऑन गाइस, गो फॉर आंसर। आप क्या बताओगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स की बात करें आयरन में, तो ये कितने हो जाएंगे, 4, इट्स द 4। तो आयरन हैज 4 स्टेबल आइसोटोप्स, और जो आइसोटोप्स होते हैं दे आर द वेरिएंट्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट विच डिफर इन न्यूट्रॉन नंबर एंड कॉन्सिक्वेंटली इन न्यूक्लियॉन नंबर। इसको ध्यान रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों की, हम लोगों ने ऑनलाइन बेंचेस पे एंकर एसएससी 2020-21 का एक मास्टर 120 डेज मास्टर कोर्स लॉन्च किया है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, और ये कोर्स 21 दिसंबर 2020 को स्टार्ट की जा चुकी है। और इस कोर्स की वैलिडिटी रखी गई है 1 ईयर, और इसका जो कोर्स भी रखा गया है वो कितना है, 2999। इस बैच में कासिफ सर, मैं चंदन रोशन, अमित सिसोदिया सर,
नेहा मैम, जुबैर सर और रणधीर सर आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी एक मिशन IB ACIO 2020-21 टीयर 1 और टीयर 2 के लिए एक कंप्लीट मास्टर कोर्स लॉन्च किया है, जो कि स्टार्ट होने जा रही है 28 दिसंबर 2020 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 2020 से हम लोग IB ACIO 2020-21 के टीयर 1 टीयर 2 कंप्लीट कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं और इसकी वैलिडिटी भी कितनी है, 1 ईयर। लेकिन अगर आज 25 दिसंबर शुक्रवार का दिन, अगर आप इस दिन इस कोर्स को परचेस कर लेते हो रात के 12 बजे से पहले, तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो केवल 2999 में। इस कोर्स में भी कासिफ सर, मैं चंदन रोशन, फिर अमित सिसोदिया सर, नेहा मैम, जुबैर सर और रणधीर सर आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारा एक GS स्पेशल कोर्स स्टार्ट हुआ है 22 दिसंबर 2020 से और इसकी वैलिडिटी भी रखी गई है 1 ईयर और इसका कोर्स फी है 999। और ये जो बैच है, ये जो कोर्स है वो यूज़फुल है आपके लिए, आपके SSC, CGL, CHSL, CPO, RRB, NTPC और ग्रुप D के एग्ज़ाम में। इसमें कासिफ सर, मैं और जुबैर सर आपको पर्टिकुलरली गाइड करेंगे। और ये हमारा स्केड्यूल है, टाइम टेबल है डेली फ्री SSC और IB ACIO क्लासेस के लिए। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आपको ध्यान रखना है, मंडे से लेकर के सैटरडे मॉर्निंग 8 o'clock अमित सिसोदिया सर अवेलेबल रहेंगे आपके साथ फॉर डेली वोकैब सेशन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों, इसको प्लीज़ आप लोग अटेंड किया कीजिए। फिर जो SSC में स्कोरिंग का एक सबसे बड़ा सेक्शन है वो रीजनिंग सेक्शन है और रीजनिंग को अगर आपको स्ट्रेंथन करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे इन सभी सेशंस को अच्छे से देखिए, जिसको प्रेजेंट किया जाता है नेहा जोशी मैम के द्वारा, ठीक है ना। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर जो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चीज़ों को समझा रही हैं। फिर दोपहर 12 बजे कासिफ सर और मैं आपके साथ अवेलेबल रहेंगे GA क्लासेस के, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम आज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपके स्कोर को और बेहतर बनाएगा, इसलिए इन सेशंस को भी आप पॉजिटिव नोट्स के साथ अटेंड करते रहिए। फिर दोपहर 2 बजे इंग्लिश सेशन के साथ मौजूद होंगे आपके बीच फिर से डॉक्टर अमित सिसोदिया सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश। फिर शाम 6 बजे आपके साथ रणधीर सर होंगे मैथ्स क्लासेस के लिए, जिसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा हर एक सीरीज के साथ। और शाम 7 बजे मंडे से लेकर के संडे थ्रू आउट द वीक आपको हम लोग करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं शाम 7 बजे हमारे SSC और रेलवे ऑनलाइन बेंचर्स के चैनल पे। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल ये है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज इंडिया हैव नाउ। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला ऑप्शन है 28 and 7, दूसरा ऑप्शन है 29 and 8, तीसरा ऑप्शन है 30 and 9 और चौथा ऑप्शन है 28 and 8। ये बताना है कितने स्टेट्स और यूटीज हैं प्रेजेंटली इंडिया के अंदर। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको इसका जवाब मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके पहुंचाना है। प्लीज ऑल ऑफ यू गो फॉर द आंसर फटाफट। चलिए मैं बता दूं आपको, अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो 28 स्टेट हैं और 8 हमारे पास क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, इसको मर्ज कर दिया गया है एक यूटी में। इसलिए पहले जो 7 यूटीज थे वो घट के 6 हो गए और जो दो नए यूटीज बनाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। तो 6 और 2 8 और जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको हमने यूटी बना दिया, तो 29 से 28 हो गए। तो 28 स्टेट और 8 यूटीज हो गई। विच इज द हाइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है। इज इट ए ला रिनकोनाडा, इज इट बी लापाज, इज इट डी कुशॉल और इज इट डी हनल। विच इज द हाइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो फॉर द आंसर। हाइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहां पे हाइएस्ट कैपिटल नहीं पूछा गया है, आपसे हाइएस्ट सिटी पूछी गई है। विच इज द हाइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। देखो, अगर विश्व का सबसे ऊंचा शहर पूछा गया है आपसे, तो आप क्या बताओगे यहां पे, ला रिनकोनाडा, ठीक है ना। और वहीं पे अगर लापाज जो कि कैपिटल है बोलीविया की, इसको आपको ध्यान रखना है, ये हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ये हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द क्या है, वर्ल्ड है। इसको ध्यान रखना है आपको। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इन जून 2020 द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। जून 2020 में शहरी शिक्षा इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिजली मंत्रालय।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ विज्ञान और पृथ्वी मंत्रालय। ये जो ट्यूलिप है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज गो फॉर द आंसर। देखो, जब भी ये अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो कोई भी चीज अगर शिक्षा से संबंधित है तो वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही किया जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एचआरडी है इसको हमने एक नया नाम दे दिया है नए एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ये जो ट्यूलिप है ये एक अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए कि वो नए आइडियाज को जनरेट करें, अर्बन लोकल बॉडीज को रिफॉर्म करने में, उनको मॉडर्नाइज करने में, और उनके द्वारा चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करने में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीजेआई है कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के मुख्य न्यायाधीश को इनमें से किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। इज इट ए प्राइम मिनिस्टर, इज इट बी वाइस प्रेसिडेंट, इज इट सी इलेक्शन कमीशन, और इज इट डी पार्लियामेंट, यानी कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग या फिर संसद। आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा जो चीजें आई हैं उनको उनके पद से रिलीज किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देखो, आपको पता है कि जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है इंडिया में प्रेसिडेंट का, जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जब तक संसद इस बात को अप्रूव न करे, जब तक पार्लियामेंट इस पे प्रोसीडिंग न करे, तब तक आप उसको नहीं रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द डी ऑप्शन, यानी कि संसद। इन इंडिया द नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 31 अक्टूबर, बी ऑप्शन इज 28 अक्टूबर, सी ऑप्शन इज 29 अक्टूबर, एंड डी ऑप्शन इज 30 अक्टूबर। आपको बताना है कि जो नेशनल यूनिटी डे है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये कब मनाया जाता है। प्लीज गो फॉर द आंसर। ठीक है ना, आप क्या बताओगे, 31 अक्टूबर। और ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने भारत में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को क्या किया था, यूनाइट किया था। इसको ध्यान रखिएगा। Who was the ruler of Calicut when Vasco da Gama reached Calicut? कालीकट का शासक कौन था जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। इज इट ए गोविंदा सेकेंड, इज इट बी जैमोरिन्स, इज इट सी ध्रुवा या ध्रुव, और इज इट डी राजेंद्र चोल थर्ड या राजेंद्र चोल तृतीय। आपको बताना है कि इनमें से कौन शासक था कैलिकट का जब वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचे थे। ठीक है ना, और ये पहले ट्रैवलर थे जो सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट, जिसको मालाबार तट कहते हैं, वहाँ पे आए थे, और वहाँ पे वहाँ के जो लोकल रूलर थे इनका नाम क्या था, जैमोरिन्स। उन्होंने उनकी क्या की थी, स्वागत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरे का आविष्कार इनमें से किसने किया था। ए इज फैराडे, बी इज रॉयंटजन, सी इज एच डेवी, एंड डी इज लेवोजियर। इनमें से किसके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, ये सवाल पूछा गया है। एक्सरे का खोज किसने किया था, ये बताया गया है। कम ऑन गाइस, एक्सरे की खोज इनमें से किनके द्वारा की गई थी, ये सवाल पूछा गया है आप लोगों से। तो आप बताओगे, अगर हम एक्सरे की खोज की बात करें तो रॉयंटजन ने, किसने, रॉयंगटन ने। एक्सरेज 1895 में विल्हेम कोनार्ड रॉयंटगन के द्वारा की गई थी। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स आर गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किसके लिए दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। एक्सप्लोरिंग न्यू डायमेंशंस इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन में नए आयामों की खोज के लिए। एक्सेलेंस इन फिल्म डायरेक्शन, फिल्म दिशा में उत्कृष्टता के लिए। या क्रिएटिंग मास अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दों पर
जन जागरूकता के निर्माण हेतु जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वो किस किस क्षेत्र में या किस उपलब्धि के लिए या किस काम के लिए दिया जाता है, ये सवाल आपके सामने रखा गया है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स आर गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, एक्सप्लोरिंग न्यू डायमेंशंस इन क्रिएटिव राइटिंग। आप देखो, जो शांति स्वरूप भटनागर है वो दिया जाता है विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान हेतु, ठीक है ना। और इसे CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोवाइड करती है। और इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें एक्सलेंट वर्क को इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? कौन पन बिजली या जल विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, यह सवाल पूछा गया है। इज इट ए इंडिया, इज इट बी चाइना, इज इट सी USA और इज इट डी ऑस्ट्रेलिया? लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आप क्या बताओगे? अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का तो आप क्या बताओगे? इट्स द चाइना। क्या हो जाओगे? इट्स द चाइना। यूएन सेक्रेटेरिएट इज हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय किस स्थान पर है? यूएन सेक्रेटेरिएट इज हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस? इज इट ए स्विट्जरलैंड, इज इट बी दुबई, इज इट सी न्यूयॉर्क और इज इट डी मुंबई? यूएन सेक्रेटेरिएट इज हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस? यूएन सेक्रेटेरिएट इनमें से कहां पर है, यह सवाल पूछा गया है आपसे। यह बताना है आप लोगों को यूएन सेक्रेटेरिएट इनमें से कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, दुबई, न्यूयॉर्क या मुंबई? तो आप क्या बताओगे? जो यूएन सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ये जो बिल्डिंग है वो 505 फुट टॉल है और एंटोनियो गुटेरेस जो है वो करंट सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। स्कैनर स्कैन्स व्हाट? स्कैनर इनमें से क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स, चित्र को, टेक्स्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? क्या होना चाहिए आंसर? स्कैनर का काम किसको स्कैन करना है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? व्हाट डज अ स्कैनर डू? व्हाट डज द स्कैनर डज? ये पूछ सकता है स्कैनर का क्या काम है। तो आप क्या बताओगे? अगर स्कैनर के काम के बारे में हम लोग पूछेंगे तो स्कैनर क्या करती है? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को क्या करती है? स्कैन करती है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट इज व्हाट? ठीक है ना। जो गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरस मैलस और डोकस कैरोटा? इज इट सीडियम कैरोटा और इज इट एनानुस सेटिव? ये पूछा गया है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैरेट? गाजर का साइंटिफिक नाम क्या है? इज इट पायरस मैलस, डोकस कैरोटा, सीडियम कैरोटा या एनानुस सेटिव? साइंटिफिक नेम ऑफ द कैरेट इज व्हाट? आप बताओगे दिस इज डोकस कैरोटा। क्या नाम है इसका? डोकस कैरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल नेम, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप, विवेक, नरेंद्र या मोहनदास? रियल नेम ऑफ विवेकानंद ये पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप, विवेक, नरेंद्र, मोहनदास? तो आप क्या बताओगे इसमें कि जो नरेंद्र है ये इनका क्या था? रियल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है ना। और ये फॉलोअर थे अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो में 1893 में एक हिस्टोरिक भाषण दिया था और जहां पे उन्होंने संबोधन किया था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक भाषण थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई एंकर एसएससी 2020-21 जो कि एक 120 डे का मास्टर कोर्स है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 21 दिसंबर 2020 से। इसकी वैलिडिटी 1 साल है और इसका कोर्स फी है केवल 2999। इस कोर्स में कासिफ सर पढ़ाएंगे आपको, मैं पढ़ाऊंगा चंदन रोशन, इसके बाद अमित सिसोदिया सर इंग्लिश, नेहा मैम रीजनिंग, जुबैर सर जनरल साइंस और रणधीर सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम लोग मिशन आईबी
ACIO 2020-21 टीयर 1 टीयर 2 बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक कंप्लीट कोर्स होगी, जो कि 28 दिसंबर से ऑनलाइन बेंचर्स के चैनल पे लाइव होने जा रही है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है और अगर इस कोर्स को आज 25 दिसंबर के दिन रात 12 बजे तक अगर आप खरीदते हो तो इसकी जो ऑफर प्राइस होगी वो कितनी होगी, 2999। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इस बैच में कासिफ सर हैं, मैं हूं, अमित सर हैं, नेहा मैम हैं, जुबैर सर हैं और साथ में रणधीर सर हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक GS स्पेशल बैच को हम लोगों ने स्टार्ट किया है 22 दिसंबर से, ठीक है ना। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका प्राइस है 999। और ये जो GS का जो स्पेशल बैच है ये यूज़फुल है आपके SSC, CGL, CHSL, RRB, NTPC ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए। इसमें कासिफ सर, मैं और जुबैर सर आपको गाइड करेंगे। और एक बार फिर से आप लोग इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को नोट डाउन कर लें। ये जो डेली फ्री SSC और IB ACIO क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ये सुबह 8 बजे से मंडे टू सैटरडे डेली वोकैब सेशन हमारी होती है सुबह 8 बजे हमारे SSC रेलवे चैनल्स और साथ ही साथ ऑनलाइन बेंचर्स के डिफेंस चैनल पे अमित सिसोदिया सर के द्वारा। फिर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM, समझिए सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है आपकी, ठीक है ना, नेहा जोशी मैम के साथ। दोपहर 12 बजे GA की क्लास होगी आपकी, जिसमें कासिफ सर और मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे इंग्लिश क्लास होगी अमित सिसोदिया सर के साथ। शाम 6 बजे रणधीर सर आपके साथ मैथ्स क्लास में जुड़ेंगे। और शाम 7 बजे जो हमारा SSC और रेलवे का चैनल है ऑनलाइन बेंचेस का, इसमें मंडे से लेकर के संडे तक करंट अफेयर के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो बेटा प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन बेंचेस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। और आज के सेशन को देखने के लिए और अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर इस सेशन को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्रिसमस की। मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। एन्जॉय द डे and just have fun with your family and do take very good care of yourself. Thanks a lot. Thank you very much.